हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियों के बारे में, यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत की मिट्टियों को कितने प्रकार में बांटा है और किसने इसे अलग अलग हिस्से में बांटा है। तो ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीय मिट्टी को 8 प्रकार में विभाजित किया गया है, यानी कि 8 तरीके से इसे बांटा गया है। तो सबसे पहला है आपका पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक एक के बारे में पूरी डिटेल्स में। भारत की सभी मिट्टियों में प्रमुखतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, यानी कि पूरे भारत में जितनी भी तरह की मिट्टियां हैं उनमें मुख्यतः 3 प्रकार की कमियां पाई जाती है, यानी कि इन तीनों तत्वों की कमी पाई जाती है। सबसे पहला है आपका ह्यूमस, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है आपका फास्फोरस। ये तीनों की कमी मुख्यतः पाई जाती है भारत की मिट्टियों में। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 प्रकार की मिट्टियां हैं, यानी कि भारत में अधिकतर जो मिट्टियां पाई जाती है वो 4 तरह की है। सबसे पहला है आपका जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है आपका लाल मिट्टी, तीसरा है आपका काली मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी आपका 43% पाया जाता है भारत में, लाल मिट्टी आपका 18% पाया जाता है, काली मिट्टी आपका 15% पाया जाता है और लेटेराइट मिट्टी आपका 3.7% पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी कॉप मिट्टी तथा कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी को कॉप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर भारत के मैदान में सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, यानी कि ये मिट्टी सतलज नदी के मैदानी इलाका से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाका तक पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तटीय क्षेत्र में पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में, केरला तथा गुजरात में कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि ये मिट्टी आपकी पूर्वी तट यानी कि महानदी की पूर्वी तट पे भी पाई जाती है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में भी पाई जाती है। उसके साथ साथ केरल और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा देती है, यानी कि जब भी आपका बरसात होता है तो बारिश से जो मिट्टी का कटाव होता है, इस मिट्टी को पानी के ज़रिए से ये मैदानी इलाके में ले आकर के फैला देता है, उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला है आपका खादर और दूसरा है आपका भांगर। तो चलिए खादर और भांगर के बारे में जान लेते हैं। खादर मिट्टी नदी के पास में बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है, इसे नदी द्वारा प्रतिवर्ष इसका नवीकरण कर दिया जाता है, अतः इसे नई जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, यानी कि हर साल बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ हर साल नई जलोढ़ मिट्टी बनते रहती है, उसी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं, यानी कि खादर मिट्टी नई मिट्टी को कहते हैं। इसको समझने का एक ट्रिक है, खादर मतलब आप समझ लीजिए खरीदना, और जब भी हम किसी चीज़ को अधिकतर खरीदते हैं तो वो नई वस्तु होती है, तो खादर से आप पकड़ लीजिएगा कि नई चीज़ है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो नई है। उसके बाद है बांगर मिट्टी, नदी से दूर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये हर वर्ष नदी द्वारा नवीकृत नहीं हो पाती है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आता है, हर साल सैलाब नहीं आता है, अत्यधिक वर्षा नहीं होती है, वहाँ पे जो एक बार जलोढ़ मिट्टी पड़ जाती है और 2, 4, 5, 10 साल तक फिर दोबारा बाढ़ नहीं आती है, तो वहीं पे ये मिट्टी धीरे धीरे पुराना हो जाता है, इसलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। इसे पुराना जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है, यानी कि ये नई जलोढ़ मिट्टी के अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। और इसको हम लोग इस ट्रिक से समझ सकते हैं, बांगर को हम लोग समझ लेंगे बेचना, और जब भी हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो अधिकतर पुरानी वस्तु हो जाती है। वो इसलिए बेचने में भी तो नई वस्तु को ही बेचा जाता है, लेकिन जब हम नई वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसको बेचते कब हैं? जब पुरानी हो जाती है, जब हमारे यूज़ के लायक नहीं होती है या फिर उससे बढ़िया हम किसी चीज़ को ख़रीद लेते हैं तो बेच देते हैं।
तो जब बेचते हैं हम उसको, तो उसी से हमको समझना है बांगर मिट्टी, यानी कि बेचा हुआ चीज़ पुराना हो जाता है, इसलिए हम उसको बेच देते हैं। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सभी मृदा से सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी कि जितनी भी तरह की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है उसमें से सबसे अधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर चूना पदार्थ की ग्रंथियाँ पाई जाती है जो कि नदियों द्वारा लाई गई है तथा कालांतर में मृदा द्वारा दबा दी गई है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में आपका चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इस मिट्टी में जो कमी रहता है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस का कमी रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी के बारे में। भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा फैला हुआ ये मिट्टी है, यानी कि ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ मिट्टी है। ये दूसरा ऐसा मिट्टी है जो कि ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। पहला आपका जलोढ़ मिट्टी था, दूसरा आपका लाल मिट्टी है। ये 18% क्षेत्र में फैला हुआ है। आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है, यानी कि इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड मिला हुआ रहता है, इसलिए ये लाल कलर का होता है। और लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण भारत पठारी भाग में पूर्वी तरफ पाई जाती है, यानी कि दक्षिण भारत में पठारी भाग के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। विस्तार तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में ये मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में भी पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में है, यानी कि लाल मिट्टी आपका जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। लाल मृदा प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि लाल मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पे कम वर्षा होती है, और वो क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र होना चाहिए, वहीं पे लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आपका है काली मिट्टी। कपास मृदा या रेगुर मृदा या लावा मृदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं, रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं, लावा मिट्टी भी कह सकते हैं। काली मिट्टी को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? पहला कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, ये 3 नाम से हम लोग काली मिट्टी को पुकार सकते हैं, यानी कि टोटल इसका 4 नाम हो गया। एक काली मिट्टी, दूसरा कपासी मिट्टी, तीसरा हो गया रेगुर मिट्टी और चौथा हो गया आपका लावा मिट्टी। और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तरी कर्नाटक में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में झांसी तथा ललितपुर में भी पाई जाती है तथा वहाँ इसे करेल मृदा भी कहा जाता है, यानी कि काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? करेल मिट्टी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इसे क्या कहा जाता है? चेरनोजम। काला सागर के उत्तर में यूक्रेन तथा यूएसए में ग्रेट लेस्क पश्चिम में पाई जाती है, यानी कि ये यूक्रेन और यूएसए में भी पाई जाती है। काली मिट्टी लावा चट्टानों के टूटने से बनती है, यानी कि चट्टानों के टूटने से लावा वाला जो चट्टान होता है, लावा से जो चट्टान निर्मित होता है उसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन पठार या मालवा पठार की प्रमुख मिट्टियाँ, यानी कि ये दक्कन पठार और मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टियाँ हैं। सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। शुष्क कृषि जल बचने वाली सिंचाई पर आधारित होती है। चौथे नंबर में आपका लेटेराइट मिट्टी, यानी कि मृदा। इस मृदा के निर्माण हेतु 2 प्रमुख परिस्थितियां होनी चाहिए, यानी कि लेटेराइट मिट्टी जहाँ पे भी पाई जाती है वहाँ 2 ऐसी परिस्थिति होना चाहिए जिसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी होती है, यानी कि जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। उपर्युक्त परिस्थितियाँ भारत में 3 जगह पाई जाती है, यानी कि जो भी ये 2 परिस्थितियाँ मैंने बताया, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी जिस क्षेत्र में होती है वह मुख्यतः भारत में 3 जगह में पाई जाती है। पहला है आपका पश्चिमी तट पर, दूसरा है उड़ीसा तट पर, शिलोंग पठार पर, असम की मीकी रंगमा पहाड़ियाँ, सर्वाधिक क्षेत्र केरल में, उसके बाद महाराष्ट्र में है इसका, तमिलनाडु के शिवराय पहाड़ी में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी कि लेटेराइट मिट्टी से ईंट यानी कि ब्रिक्स बनाया जाता है जिससे कि आप अपनी बिल्डिंग को बना पाते हैं।
ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की कमी पाई जाती है, यानी कि लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की कमी पाई जाती है। आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि लेटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा, यानी कि इसका जो ऑक्साइड होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण ही रंग लाल होता है, यानी कि लेटेराइट मिट्टी जो लाल होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है। अधिक वर्षा के कारण तथा कर्म से भीगने और सूखने से इस मृदा में सिलिका पदार्थ का निच्छालन हो जाता है, अतः यह एक निच्छालित मृदा होती है। खाद्यान्न के लिए अत्यंत उपयुक्त मृदा है। चाय, कॉफ़ी, मसाले, काजू, सिंकोना आदि उगाए जाते हैं, यानी कि लेटेराइट मिट्टी में आपका ये सारी चीज़ें उगाई जाती है। चाय, कॉफ़ी, मसाले, काजू, सिंकोना आदि उगाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। विस्तार भारत के पश्चिमी भाग वाले शुष्क क्षेत्र में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का कच्छ क्षेत्र खाद्यान्न उगाना संभव नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर फसलें उगाई नहीं जाती है। कुछ प्रमुख फसलें हैं जो मरुस्थलीय मिट्टी में उगाई जाती है, जिसमें कि ज्वार है, बाजरा है, मोटे अनाज एवं सरसों की खेती की जाती है। यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी में किस किस चीज़ की खेती होती है? ज्वार की खेती होती है, बाजरा की, मोटे अनाज की और सरसों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। पर्वतीय मृदा हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी आपका हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, सिक्किम में तथा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता होती है, यानी कि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, जिस कारण इसमें अम्लीय गुण पाया जाता है। अतः पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती एवं चाय की खेती की जाती है। पूर्ण विकसित मृदा नहीं मानी जाती है, यानी कि पर्वतीय मिट्टी को पूर्ण विकसित मृदा नहीं मानी जाती है। उसके बाद 7 नंबर पे है आपका पीट या दलदली मृदा। पीट मृदा केरल तथा तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण होता है, यानी कि ये दलदली जो मिट्टी होती है, यानी कि ये दलदली जो मिट्टी होती है जहाँ पे आपका पानी जम जाता है, रुका हुआ रहता है, वहीं पे ये दलदली मिट्टी होती है। पीट मृदा का विकास गीली भूमि पर वनस्पति के सड़ने से हुआ है, अतः इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी कि पीट या दलदली मिट्टी में भी ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। दलदली मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस की मात्रा पाया जाता है सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा दलदली मिट्टी पाई जाती है। दलदली मिट्टी ज्वार वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे ज्वार आता है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लवणीय या क्षारीय मृदा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वहाँ पे पाया जाता है। अधिकांश हरित क्रांति वाला क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। इस मृदा को रे और कल्लर नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लवणीय या क्षारीय मृदा को हम लोग रे या कल्लर मिट्टी से भी जानते हैं। लवण प्रतिरोधी फसलों ही उगाई जाती है, जैसे बरसीम, धान, गन्ना। बरसीम, धान और गन्ना सबसे ज़्यादा लवणीय और क्षारीय मृदा में उगाई जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।